Now another type of questions in relation to normal distribution are when we are given the information about the area under the normal curve and we have to find out the मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो ये एक और दूसरा तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि जहाँ आपको एरिया दिया होगा और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा. तो जैसे एक एग्जांपल है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64. फाइंड एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, अगर हम इसको हम सीधा डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करें, व्हेन वी ड्रॉ द नॉर्मल कर्व, तो ये आपका z इज इक्वल टू ज़ीरो होता है. सो z इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें जो आपका कर्व है उसका ये दिया हुआ है कि 31% ऑफ द आइटम. 31% का क्या मतलब होता है, अगर हम उसे कन्वर्ट करें, 31 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 0.31 ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45. सो अंडर 45, ये अंडर 45 मतलब x की वैल्यू दी हुई है आपको, x इज इक्वल टू 45 और उसके अंडर कितना एरिया है, दैट इज़ 0.31. this is equal to 0.31. 31% of the area is under 45. ठीक है, and 8% are over 64. तो 64 will be somewhere here. 64 के above कितने हैं, ये वाला जो एरिया है दैट इज़ 8%. 8% मीन्स 0.08. ठीक है, और अब आपको ये बताना है कि फाइंड एक्स बार एंड ये नहीं पता हमें, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नहीं पता, वो आपको कैलकुलेट करनी है. थोड़ा सा समझना होगा पहले इसको. जितना अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, टोटल एरिया 1 होता है, आधे पार्ट का एरिया 0.5 होता है. तो ये दोनों तरफ ये जो बीच में डिवाइडिंग लाइन है ये z इज इक्वल टू ज़ीरो है. और जब भी हम एरिया अंडर द कर्व देखते हैं तो हम z की टर्म्स में देखते हैं. ठीक है, तो x अगर हमें दिया भी होता है तो पहले हम उसे z में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका एरिया देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें x गिवन है, तो क्या आप z में कन्वर्ट कर सकते हो इसको. तो x को z में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए. तो एक्स बार तो हमें नहीं पता, तो वी कैन नॉट कन्वर्ट इट डायरेक्टली. जो फॉर्मूला है हमारा उसको यूज़ करके तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आपको अगर जेड में कन्वर्ट करना है किसी भी एक्स वैल्यू को, तो आप कहेंगे एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अब यहाँ पे अगर आपको 45 को कन्वर्ट करना है तो 45 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ये तो हमें नहीं पता, ना हमें एक्स बार पता है ना ये पता है, तो आप क्या डायरेक्टली जेड को कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल का यूज़ करना पड़ेगा. हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है और हमारा जो आधा एरिया होता है कर्व के अंडर का, ये जो हाफ एरिया इस तरफ का दैट इज़ 0.5 और इसका आधा ये भी 0.5. ठीक है, और जब हम अपनी z की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें क्या बताता है, सपोज़ हम ये z की वैल्यू निकालें तो वो हमें एरिया बताता है ज़ीरो और इसके बीच का. जब भी हम एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, अभी तक हमने देखा है कि वो z इज इक्वल टू ज़ीरो और z की दूसरी वैल्यू के बीच का एरिया बताता है. तो हमें ये जो एरिया है, अगर सपोज़ ये वाला एरिया, इसकी वैल्यू जाननी है एरिया अंडर द कर्व की, तो हमें ये वाली z की वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इस एरिया की वैल्यू निकाल लें तो हम उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग z की वैल्यू टेबल से देख सकते हैं. ठीक है, अभी तक जो हम करेंगे उसका उल्टा करेंगे. अभी तक जो कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, z की वैल्यू देख रहे थे और उससे एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे थे. अब हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू देखेंगे और उससे देखेंगे कि वो कौन से z में आ रहा है, तो उसकी z की वैल्यू एरिया से कैलकुलेट करेंगे. z की वैल्यू हम डायरेक्टली तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए हम एरिया से z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. और एरिया हमेशा z0 और किसी एक वैल्यू के बीच में दिखाता है, z1. सपोज इसका z1 हमें निकालना है, ये वाला z1 हमें नहीं पता. ठीक है, इसको आप x1 मान लीजिए. ये z1 हमें नहीं पता, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें ये एरिया जानना पड़ेगा. लेकिन ये हमें पता है कि टोटल एरिया 0.5 होता है, इसका आधा एरिया
तो Z1 और Z0 के बीच में कितना एरिया होगा, दैट एरिया कितना होगा, इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.31। इसके ऊपर का एरिया पता है, इसके नीचे का एरिया हमें पता है कि इससे नीचे इतना एरिया है, तो इसके और इसके बीच का जो एरिया होगा वो 0.5 माइनस 0.31 होगा। ठीक है, ये वाला जो ब्लैंक एरिया है वो कितना होगा, 0.5 माइनस 0.31। 0.5 में से जब आप 3.31 माइनस करेंगे दिस विल बी 0.19। ठीक है, तो अब जो अगर हमें Z1 की वैल्यू निकालनी है तो Z1 ये एरिया जो होता है Z1 और Z0 के बीच का एरिया होता है दिस वन 0.19, ये जो हमने कैलकुलेट किया है 0.19। तो जब आप 0.19 की वैल्यू देखोगे टेबल में तो आपको वो किसके सामने दिखेगी, Z की वैल्यू जो होगी माइनस 0.5 ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि वो नीचे है, मीन से नीचे की वैल्यू है तो वो माइनस में आएगा। और क्या किसके सामने आएगा, 0.5 के। तो ये Z1 की वैल्यू हमने टेबल से देखी है, किसके आधार पर, एरिया के आधार पर। एरिया कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें इसके बाद का एरिया पता था और हमें टोटल एरिया आधा जो होता है 0.5 वो पता था, उसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये एरिया बच गया। तो 0 और इसके बीच में Z1 के बीच में जितना एरिया होता है उसके आधार पर हम Z1 की वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि Z1 हमें यही बताता है कि 0 और Z1 के बीच में कितना एरिया है। तो वो एरिया अब हमें पता है लेकिन Z1 नहीं पता। तो अब एरिया देखो और फिर उसके सामने Z की वैल्यू देखो तो वो Z1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी माइनस 0.5। माइनस इसलिए कि ये मीन से कम है। अब दूसरी आपको वैल्यू दी हुई है 64 से ज़्यादा इतना एरिया है 0.08। इसी तरह से आप Z2 कैलकुलेट कर सकते हो। Z2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, x2 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ इक्वल टू 64 माइनस एक्स बार क्या है, एक्स बार हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। देन दिस अब फिर से इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको Z0 और Z2 चाहिए, ये Z2 हमें नहीं पता। तो Z2 और Z0 के बीच का जो एरिया होता है उस वो एरिया अगर हमें पता चल जाए तो हम Z2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया पता लगाने के लिए अगेन जो टोटल एरिया है वो 0.05 है, 0.05 माइनस और ये 64 के आगे कितना एरिया है 0.08। सो दिस एरिया दैट इज़ लेफ्ट इज़ 0.42 और ये पॉजिटिव साइन है तो 0.42 ये वाला एरिया आ गया हमारा। अब जब हम इस एरिया को टेबल में देखेंगे तो हमें Z2 की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि Z2 वो वैल्यू होती है जो इस जो एरिया होता है ये वाला, ये Z2 और Z0 के बीच का एरिया होता है। तो अगर हमें Z2 पता होता है तो हम ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम Z2 में देखते हैं, लेकिन अब हमें Z2 ही नहीं पता तो पहले हम एरिया देखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो Z2 होगी। और अगर आप टेबल में देखें तो 0.42 एरिया कहाँ पर आएगा, दैट विल गिव यू अ वैल्यू 1.41। ठीक है, तो ये 1.41 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशंस लिखी थी 1 और 2, इन दोनों में आप ये वैल्यू पुट करो, Z1 और Z2 की वैल्यू जो हमने निकाली है। Z1 में आपने Z1 की जगह माइनस 0.5 लिखा क्योंकि ये वैल्यू हमने एरिया के आधार पर निकाल ली है Z1 की वैल्यू। तो अब क्या बच गया हमारे पास, 45 माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 45 जो है आपका एक्स बार, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम फाइनली इसकी एक फाइनल इक्वेशन निकालना चाहें तो दैट विल बी एक्स बार माइनस 0.5 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 45। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, Z2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.41 इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो फिर से एक इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी आपके पास, दैट इज़ एक्स बार प्लस 1.41 times standard deviation is equal to 64, right? So this will be equation number 4. तो अब solving 3 and 4, solving
3 एंड 4। अब 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स बार इसको जब आप एक तरफ ले आइए, एक्स बार माइनस प्लस 1.41 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 64। इन सब के अगर हम साइन चेंज कर दें तो एक कैंसिल हो जाएगा, इनके साइन चेंज करने से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 1.91 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस साइन भी कैंसिल हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 1.91, सो दैट इज इक्वल टू 10। स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 10। और अब आप एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। एक्स बार माइनस 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 45, सो एक्स बार इज इक्वल टू 45 प्लस हाउ मच इज दिस 5, सो वी हैव 50, सो 50 विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार। तो इस तरह से अगर आपको z की वैल्यू के आधार पर हम एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एरिया अंडर द कर्व दिया हो तो उसके आधार पर भी हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि एरिया अंडर द कर्व 1 है, आधा एरिया 0.5 है। जब हम z की टेबल देखते हैं तो वो हमें 0 और किसी z की वैल्यू के बीच का एरिया देता है, तो अगर हमें वो एरिया पता हो तो हम उस z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे थे z की वैल्यू को कैलकुलेट, लेकिन हमने एरिया के आधार पर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, वी सॉल्व द इक्वेशन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।